नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको NIOS के हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और जो मैं आज आपको पाठ पढ़ा रही हूँ वह है पाठ 21 जीवन के निर्माणकारी घटक कोशिका एवं ऊतक, जिसका आज दूसरा भाग है। और ये चैप्टर जो है वो मॉड्यूल 5 में आता है, सजीव जगत। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करिए। और साथ में आपको एक मैं नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पर भी आप हमसे मैसेज के द्वारा जुड़ सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं इस नंबर के द्वारा। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक प्रारूपी यूकेरियोटिक कोशिका के मूल भाग। पहला टॉपिक ये है। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था कि कोशिका क्या है, कोशिका का सिद्धांत क्या है और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। ये कोशिका के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया था और कोशिका के प्रकार भी बताए थे, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक प्रारूपी यूकेरियोटिक कोशिका के पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले है मूल भाग बता रही हूँ हमको, बेसिक पार्ट्स जो हर कोशिका में, हर यूकेरियोटिक कोशिका में होते ही हैं। तो देखिए क्या है, इस बहुकोशिकीय प्राणी के शरीर में कोशिकाएं आकार में अलग होती हैं, आकृति में अलग होती है और कार्य में भी अलग होती है। परंतु कुछ पार्ट्स जो होते हैं इनमें मेन होते हैं, बेसिक होते हैं कह सकते हैं हम। कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में 3 पार्ट्स जो होंगे वो कॉमन होंगे। तो पहला पार्ट है कोशिका झिल्ली, दूसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म या जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं, और तीसरा है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो यूकेरियोटिक कोशिका में ये 3 अंग मौजूद रहेंगे। अब देखिए, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में, साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक को, न्यूक्लियस को सम्मिलित रूप से कंबाइंडली हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू कोशिका द्रव्य प्लस न्यूक्लियस, यानी कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को हम सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जंतु कोशिका और पादप कोशिका होती तो इनमें यूकेरियोटिक कोशिका ही होती हैं, परंतु इन कोशिकाओं में भी कुछ अंतर होते हैं। लेकिन इन कोशिकाओं में कुछ अंतर होने के बावजूद भी ये जो 3 पार्ट मैंने आपको ऊपर बताए हैं ये जरूर ही होंगे, तीनों होंगे। कोशिका झिल्ली भी होगी, साइटोप्लाज्म भी होगा और केंद्रक भी होगा। तो ये तीनों पार्ट्स जो होते हैं एक यूकेरियोटिक कोशिका के मुख्य मेन पार्ट होते हैं, बेसिक पार्ट्स भी बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, अब है इन कोशिका के जो ये तीनों पार्ट मैंने मूल भाग बताए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये क्या कैसे होते हैं, इनके लक्षण क्या है और इनके कार्य क्या है। तो पहला है कोशिका झिल्ली या जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह एक महीन बारीक सी झिल्ली होती है जिससे कोशिका घिरी रहती है, यानी कोशिका के चारों तरफ एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसको हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका में ये सबसे बाहरी परत बनाती है और पादप कोशिका में इसके भी बाहर, यानी कि इस कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक और लेयर होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कि जंतु कोशिका में ये सबसे बाहरी परत का निर्माण करती है और पादप या प्लांट कोशिका में यह एक और लेयर जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं उसका भी निर्माण करती है। दूसरा है ये इसका नेक्स्ट लक्षण है चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, यानी कि ये कुछ विशेष पदार्थों को ही अपने में से आर पार जाने देती है, उसके लिए पारगम्य होती है, यानी कुछ पदार्थों के लिए ही। अब देखिए कार्य क्या है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का कार्य है चयनात्मक रूप से ये पारगम्य होती है। इसी वजह से इसका मुख्य कार्य है केवल कुछ सेलेक्टेड पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देना। तो ये परिवहन का काम करती है कुछ ही पदार्थों के लिए। दूसरा है घाव, इंजरी वगैरह से ये कोशिका की रक्षा करती है। तीसरा, ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। ये हो गया इसके कार्य। दूसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म,
यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य एक पारभारी यानी पारदर्शी होता है, समरूप होता है, कोलाइडरी होता है, अर्ध तरल होता है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में की जगह को भरता है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक पारदर्शी अर्ध तरल है जो प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्रक के बीच की जगह को भरता है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में कोशिका के डिफरेंट अंग उपस्थित होते हैं। अब देखिए कार्य क्या है। साइटोप्लाज्म का कार्य कोशिका के भीतर पदार्थों का निर्माण करना है। दूसरा, उन्हीं पदार्थों के जो निर्माण किया है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनका वितरण करना है। और विभिन्न कोशिका अंगकों के बीच ये पदार्थों का आदान प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म का ये हो गया कार्य। तीसरा पार्ट है बेसिक पार्ट, केंद्रक या न्यूक्लियस। हर यूकेरियोटिक कोशिका का लक्षण ही है कि उसमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होगा। तो देखिए केंद्रक लघु साइटोप्लाज्म में या उसके केंद्र के निकट स्थित होता है। केंद्रक देखिए छोटे होते हैं, साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म का जो केंद्रीय भाग है मतलब बीच का भाग है वहाँ पर ये स्थित होते हैं। ये जो केंद्रक होता है वो एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम केंद्रकीय झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमोजोम्स का एक धागे नुमा संरचना होती है, यानी क्रोमोजोम्स का एक नेटवर्क होता है। क्रोमेटिन नाम के धागे होते हैं, उसके अंदर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक के भीतर एक या अधिक गोलाकार केंद्रिकाएं होती हैं। केंद्रक के भीतर एक या एक से अधिक छोटी छोटी गोलाकार केंद्रिकाएं यानी न्यूक्लियोलस भी होती हैं। अब देखिए केंद्रक का कार्य। केंद्रक जो है कोशिका की सभी क्रियाओं को एग्जीक्यूट करता है। और दूसरा कार्य है इसका कि ये जेनेटिक पदार्थ डीएनए का संग्रहण करता है। ये जेनेटिक पदार्थ का संग्रहण करता है। तो ये हो गया हमारे, ये 3 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, उनके लक्षण बता दिए और उनके कार्य बता दिए जो हर यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अभी देखिए ये आपको मैं फिगर दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर मैंने आपको एक प्रारूपी कोशिका की संरचना दिखा रखी है, यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना दिखा रखी है। तो देख लीजिए इस कोशिका में सबसे ऊपर एक कोशिका भित्ति आपको दिखाई दे रही है, सेल वॉल बोलते हैं। ये कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको सेल दिखा रखी है वो प्लांट सेल है। तो कोशिका भित्ति दिखा रखी है सबसे ऊपर की लेयर। उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका का मुख्य मेन भाग बोलते हैं, जिसको बेसिक पार्ट बोलते हैं, वो यहाँ पर दिखा रखा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर हम आपको दिखा रखा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बीच में केंद्रक है और केंद्रक के चारों इधर उधर देखिए अंदर पृथ्वी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है और रिक्तिकाएँ दिखा रही हैं, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ दिखाई दे रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, जूते के समान संरचना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लेयर है उनमें छोटे छोटे राइबोसोम्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये मैंने ये पादप कोशिका की संरचना आपको दिखा रखी है, तो आप इसको देख लीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित रहते हैं और उनके कार्य क्या है, उनकी संरचना क्या है। पहले मैंने आपको बताया था कि बेसिक पार्ट्स कौन से हैं जो चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो उनमें अवश्य ही होंगे, वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बता रही हूँ साइटोप्लाज्म में उपस्थित अन्य कोशिकांग। तो देखिए पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर से इसको दिखा रखा है। इसको हिंदी में अंतः प्रौद्योगिकी जालिका बोला जाता है, यानी कि जालिका मीन्स जाल जैसा। तो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ दोहरी झिल्ली वाला एक अनियमित प्रकार का ये एक जाल सा होता है, जालनुमा संरचना होती है।
और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखिए छोटे छोटे से दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दोहरी झिल्ली वाला एक जाल नुमा संरचना होती है, और ये केंद्रक झिल्ली से प्रारंभ होती है। केंद्रक झिल्ली के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे छोटे से राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। अब देखिए इसका कार्य क्या है। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना है, और दूसरा ये उन कोशिकाओं में पाई जाती है जहाँ पर प्रोटीन और फैट्स का संश्लेषण होता है, जैसे लीवर में, पैंक्रियाज में, इन जगहों पर ये पाया जाता है। ये कोशिकांग उन कोशिकाओं में, उन अंगों की कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं। तो देखिए विभिन्न प्रोटीन है और फैट्स के संश्लेषण में ये कार्य करती है, और इन्हीं प्रोटीन और फैट्स के आदान प्रदान में भी ये, यानी परिवहन में भी ये कोशिका के लिए कार्य करती है। तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है राइबोसोम्स। अभी आपको मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर साइटोप्लाज्म में इस बिखरे भी रहते हैं। राइबोसोम्स या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, चिपके हुए होते हैं, या फिर ये छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में भी साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं, छितरे हुए पाए जाते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। और राइबोसोम्स का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान देना। राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, स्थान देता है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं कोशिका का। ये जूते के समान इनकी संरचनाएं होती हैं, अंडाकार या छड़ के आकार के भी कह सकते हैं हम, और ये दानेदार पिंड होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। इनको हम अगर कॉमनली देखें तो ये जूते के जैसे आकार के दिखाई देते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसी को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो इसी में संग्रहित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो स्टोर होती है, जो ऊर्जा हमें श्वसन के पश्चात प्राप्त होती है। श्वसन के पश्चात प्राप्त होती है, यानी भोजन का दहन होता है तो जो एनर्जी निकलती है वह एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलती है, प्राप्त होती है यहाँ से। नेक्स्ट कोशिकांग है गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण। तो देखिए ये चपटे थैलियाँ होती हैं या छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, उनके गुच्छों के रूप में ये सामान्यतः केंद्रक के समीप स्थित होते हैं। पादप संरचनाओं में ऐसी ही संरचनाओं को डिक्टियोसोम कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी की आपको स्ट्रक्चर बता दिया। चपटी थैलियाँ होती हैं या छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, ये गुच्छों के रूप में होती है और केंद्रक के निकट होती हैं। पादप कोशिका में इसको एक अलग नाम से बोला जाता है डिक्टियोसोम। और गोल्जी बॉडी का काम होता है विभिन्न स्राव जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, इनका संश्लेषण करना, इनका उत्पादन करना और उनको स्टोर करना, यानी एंजाइम्स और हार्मोन्स के उत्पादन एवं स्टोर में के लिए गोल्जी बॉडी कार्य करती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होती है ये भी एक छोटी छोटी नलियाँ या थैलियों के समान संरचनाएं होती हैं, जिनमें पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये जो थैलियाँ होती हैं ये घिसे पिटे अंगों को नष्ट करके उन्हें पचा डालती हैं, यानी इनमें एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं। तो जो भी कोशिका के घिसे पिटे या जीर्ण शीर्ण अंगक होते हैं उनको ये स्वतः ही नष्ट करती हैं और डाइजेस्ट कर लेती है। कार्य देखिए, लाइसोसोम का कार्य क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और उनके भागों को शीघ्र ही नष्ट करके पाचन में मदद करने के कारण इनको आत्मघाती थैले या सुसाइड बैग कहा जाता है, यानी कि ये कोशिका के मलबे को साफ करने का कार्य
करती हैं। तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका के मलबे को साफ करना। इसी वजह से इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये कोशिकाओं को, उनके भागों को नष्ट कर लेती है, स्वतः ही नष्ट कर लेती है। इनको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कोशिकांगों के अतिरिक्त कोशिकाओं में रिक्तिकाएं और कणिकाएं कोशिका का निर्जीव भाग होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कोशिकांग, कोशिका के कौन कौन से अंग हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कोशिकांगों के अतिरिक्त भी कोशिका में कुछ निर्जीव पदार्थ भी होते हैं, जिनमें आती है रिक्तिकाएं और कणिकाएं। तो देखिए रिक्तिकाएं क्या है। रिक्तिकाएं, इनको इंग्लिश में वैक्यूल्स बोलते हैं। यह एक मेम्ब्रेन होती हैं से घिरे हुए तरल पदार्थ के रूप में होती हैं। ठीक है, पादप कोशिका में ये रिक्तियां आपको बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, और जबकि जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में ये छोटी और संख्या में कम होगी। और इनका मुख्य कार्य है जल तथा अन्य पदार्थों का स्टोरेज। तो रिक्तिकाएं क्या है, वो झिल्ली से घिरे हुए तरल पदार्थ के रूप में होती है, और इनका मुख्य कार्य है जल और अन्य पदार्थों का स्टोर करना। नेक्स्ट है कणिकाएं। ये छोटे छोटे कण होते हैं या क्रिस्टलों या छोटी छोटी बूंदिकाओं के रूप में होते हैं, और इनका कार्य है कणिकाओं में स्टार्च, वसा यानी फैट्स भरा होता है, जो कोशिका के लिए भोजन का कार्य करते हैं। तो ये दो पार्ट्स वैक्यूल्स और कणिकाएं कोशिका के निर्जीव भाग में आ गई। अब मैं आपको केवल वो कोशिकांग बताऊंगी जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो पहला पार्ट है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिखा रखा है, काले रंग की मोटी सी लेयर दिखा रखी है, ये कोशिका भित्ति है, और उसके अंदर पतली लेयर दिखा रखी है, वो कोशिका झिल्ली है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पादप सेल में कोशिका झिल्ली एक और लेयर का निर्माण करती है, हार्ड लेयर का निर्माण करती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप कोशिका का बाहरी कठोर सुरक्षात्मक अर्धपारदर्शी आवरण जो सेल्यूलोज से बना होता है, वो कोशिका भित्ति कहलाता है। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। कार्य ऑब्वियस सी बात है कि ये ठोस है, बाहरी ये कठोर है, तो ये कोशिका को एक निश्चित आकार देंगी और साथ में कठोरता भी प्रदान करेंगी। दूसरा है प्लाज्मा झिल्ली और आंतरिक संरचनाओं को भी ये सुरक्षा प्रदान करती हैं, क्योंकि हार्ड लेयर है तो ये अंदर के जो कोशिकांग है उनको सुरक्षित करती हैं। दूसरा है प्लास्टिड या लवक। लवक भी जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और ये लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, हरे रंग के होते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल की वजह से ही सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट येलो कलर के होते हैं, नारंगी होते हैं, या फिर लाल रंग के पिगमेंट होते हैं। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होते हैं, रंगहीन प्लास्टिड्स होते हैं। तो चूँकि प्लास्टिड्स 3 प्रकार के, तो उनके कार्य भी 3 तरीके के आपको बता देती हूँ। पहला है क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। दूसरे लवक है क्रोमोप्लास्ट, यह फूलों और फलों को रंग प्रदान करते हैं, जिनके वजह से वो आकर्षित होते हैं और कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो भोजन के स्टोरेज में काम करते हैं। ये हो गए हमारे पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग। अब वह अंग आपको बताऊंगी जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये अंग नहीं पाया जाता।
इसका नाम है सेंट्रोसोम या तारक काय। तो संरचना आप देखिए, केंद्रक के बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा स्टार की समान संरचना आपको दिखाई दे रही है, यही सेंट्रोसोम है। तो देखिए 2 छोटी कणिकाओं के रूप में होते हैं उपस्थित, इनको ही सेंट्रियोल कहते हैं। और इनका कार्य क्या है, अभी आपको ये भी बता दूं, ये केंद्र के ऊपर पाए जाते हैं, केंद्र के ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका कार्य होता है कोशिका विभाजन में मदद करना। कोशिका विभाजन और सेल डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनती हैं। तो इस तरीके से जब सेल का डिवीजन होता है तो वहाँ पर ये सेंट्रोसोम या तारक काय कार्य करता है, यानी कोशिका के विभाजन में मदद करता है। और यह अंग केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्वेश्चन आ जाता है कि पादप और जंतु कोशिका में विभिन्नता दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे आपको ये टेबल बना के दिखा रखी है और साथ में 2 फिगर दिखा रखी है। ऊपर वाली जो पहली फिगर है पादप कोशिका है और दूसरी वाली जो है वो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। अब देखिए अंतर, सबसे पहला आकार एवं आकृति में क्या अंतर है। पादप कोशिका आकार में आयताकार होती है और बड़ी होती है, ठीक है। और जो जंतु कोशिका आपको दिख रही होगी ये आकृति एवं आकार में अंडाकार होती है, ठीक है। पादप कोशिका जो होती है वो आयताकार होती है आकार में और एनिमल सेल या जंतु सेल अंडाकार होती है। दूसरा है सेल वॉल, पादप कोशिका में सेल वॉल उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि आप जंतु कोशिका में देखेंगे कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, इसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा है रिक्तिकाएं, देखिए पादप कोशिका में आप देखेंगे बीच में बड़ी बड़ी आपको रिक्तिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं, विकसित होती हैं और सामान्यतः एक एकल बड़ी केंद्रकीय रिक्तिका उपस्थित होती है, एक बड़ी केंद्रकीय रिक्तिका उपस्थित होती है पादप सेल में। जंतु कोशिका में देखिए रिक्तिकाएं अधिकांश अनुपस्थित होती हैं या फिर अगर होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे दानों की तरह आपको दिखाई दे रही है जंतु कोशिका में। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी, पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी बिखरे हुए होते हैं और इनको डिक्टियोसोम बोला जाता है। और जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी पूर्णतः विकसित होती है और केंद्र के निकट स्थित होती है। देखिए यहाँ केंद्र के निकट येलो कलर की ये झिल्लीनुमा संरचनाएं हैं, ये ही गोल्जी बॉडी है। तो यानी कि गोल्जी बॉडी जो होती है पादप कोशिका में होती है परंतु बिखरी हुई होती है, इनको डिक्टियोसोम बोलते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी पूर्णतः विकसित आपको दिखाई दे रही है, येलो कलर की होती है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम या तारक काय, पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सेंट्रोसोम या तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम भी होता है और सेंट्रियोल भी होता है। तो तारक काय यहाँ पे मौजूद होता है, ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड या लवक, पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में जो भोजन है, जो रिजर्व भोजन है वो स्टार्च या फैट्स के रूप में स्टोर रहता है, जबकि एनिमल सेल में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। तो यहाँ पर मैंने आपको पादप एवं जंतु कोशिका में मेन अंतर आपको यहाँ पे डिफरेंसेस बता दिए हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है विद डायग्राम, तो आप इस डायग्राम भी देख लीजिए और इस टेबल को भी पढ़ लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आने वाले टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।